ऐतिहासिक स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्यों आदि का कालक्रम विवरण क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी सामाजिक विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करता है। तो हम इससे यह जानते हैं कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या करता है, किसी देश, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटना तथा तथ्यों आदि का कालक्रम विवरण ही क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों यानी कि माउंट, टीलों को क्या कहते हैं? माउंट्स कहते हैं, कि खुदाई में क्या हुआ है? प्राप्त किए जाते हैं। टीला क्या होता है? टीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंट्स कहते हैं। माउंट में क्या होता है? टीला। अब टीला धरती की सतह के उस उभरते हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी वस्तुओं के अवशेष विद्यमान होते हैं। टीला किसे कहते हैं? जिसमें जो क्या होता है, धरती के ऐसा सतह, ऊपरी सतह जहाँ पे क्या हो, जिसके निचले पुरानी वस्तुओं के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृति के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी क्या कहलाता है? इसके बारे में जानते हैं। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुएं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी कहलाता है। कुछ पॉइंट आउट करके दिया गया है कि पश्चिमी उत्तर भारत में हुए खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, तो उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है। क्या बात कर रहे हैं कि उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विकास में भी के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की वस्तुओं में रहते थे। ये पॉइंट आउट है कि मतलब पहले जो गंगा की घाटी के उत्खननों से पता चला है कि मतलब उस समय जो लोग कौन सी वस्तु पहनते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे और भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे, ये सारा चीज़ें जो है, और किस प्रकार के औजार तथा हथियार का प्रयोग करते थे, किस उत्खननों में मिला है? गंगा तो ये पश्चिमी उत्तर भारत में उत्खननों से हमें यह मिला कि गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है, जिसमें कि उस समय के लोग किस प्रकार की वस्तुओं में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का प्रयोग करते थे और किस प्रकार के औजार अथवा हथियार का प्रयोग करते थे। तीसरा पॉइंट क्या है? कह रहा है कि दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तु कब्र में दफन करते थे। दक्षिण भारत के लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर
खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहा जाता है। किसको ऐसे मतलब पुरातत्व को क्या कहते हैं, महापाषाण या मेगालिथ। यहीं से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कह रहा है कि किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप करके उसे उस समय का निर्धारण किया, मतलब C14 समय या उस समय का निर्धारण मतलब कब का ये वस्तु है या कोई अभिलेख है जो भी है वो हम पता कर सकते हैं कि ये मृत स्वरूप है, मतलब कितने वर्ष का है, कब का ये था, ये सब हम उससे पता कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है, यानी कि C14 एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है, रेडियो कार्बन या कार्बन 14। ठीक है। कार्बन का रेडियो धर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, ये आइसोटोप है। किसका, कार्बन का आइसोटोप कितना है, C14 वो बता रहा है। ठीक है। जो सभी सजीव वस्तु में विद्यमान रहता है। ये जो है, ये जो आइसोटोप है ये कार्बन का यानी कि रेडियो एक्टिव स्मारक यानी कि C14 ये सारे मतलब जीव में ये रहता है। और इसी के कारण हम किसी मनुष्य के डेड बॉडी हो या कुछ भी हो, उसके बर्तन हो पुराना, उसे हम पता कर सकते हैं कि कितने वर्ष पुराना है, कि कौन सी ईस्वी का है, ये हम उससे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से हमें यह पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर के कृषि का प्रचलन यानी कि प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था, मतलब पहले भी इससे ईसा पूर्व से राजस्थान और कश्मीर में कृषि का कार्य किया गया था। अगला पॉइंट है कि पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर, विशेषतः पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः यानी कि परागों यानी कि पोलेन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। यानी कि पोलेन, ये पोलेन जो विधि है, पोलेन यानी कि परागों को क्या कहते हैं, पोलेन कहते हैं। पोलेन की विधि से हम जो जलवायु होते हैं और वनस्पति के जो होते हैं अवशेष होते हैं उनका इतिहास हम पता कर सकते हैं। अगला पॉइंट का है कि पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है। पर पशुओं की हड्डी का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्यों में लाए जाने का पता चलता है। ठीक है। ये उसके बाद सिक्का है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिक्के के बारे में, सिक्के का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो कैसे शुरू हुआ। और बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।